गुड मॉर्निंग गाइस। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जैसे कल की क्लास में हम लोगों ने स्केलर्स एंड वेक्टर्स का टॉपिक खत्म कर लिया था, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। मीन्स अभी तक जो भी चैप्टर्स हम लोगों ने पढ़े वो बेसिक चैप्टर थे कहीं ना कहीं। अब हम लोग मेन फिजिक्स की तरफ जाएंगे और यहाँ से हम लोग पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब पूरा मोशन का पार्ट, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। मीन्स इसके कुछ टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो आज से थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि बेसिक पार्ट अब हम लोगों का खत्म हो चुका है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यही चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर मोशन इन अ प्लेन के नाम से दिया हुआ है, ठीक है। बट इसे जनरली काइनेमेटिक्स कहते हैं क्योंकि हमें इसके पीछे का बेसिक भी पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं काइनेमेटिक्स नाम दूंगा। मोशन इन अ प्लेन से स्टार्ट किया मीन्स आपका मोशन इन 1D हट जाता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। चलो देखते हैं क्या है काइनेमेटिक्स। देखो, मैंने जैसे कि जब हम लोगों ने फिजिक्स स्टार्ट किया था तब भी आप लोगों को बताया था कि बिना मैथ्स के फिजिक्स अधूरा है, ठीक है। जब तक आपको मैथ्स नहीं आती तब तक आप फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते, ठीक है। वो इस चैप्टर से आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मैंने हेडिंग दिया है काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइने का मीन्स होता है मोशन, ठीक है। काइने मीन्स व्हाट? मोशन। और मैटिक्स का मीन्स होता है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो जब हम लोग मोशन पे मैथमेटिक्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको देखो जैसे बताया था कि मैथमेटिक्स का पार्ट बहुत स्ट्रांग चाहिए आप लोगों का। अगर आपको अपनी फिजिक्स को स्ट्रांग बनानी है तो आपको मैथ्स भी उतना ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चैप्टर के नाम में ही मैथमेटिक्स छुपा हुआ है, ठीक है। ये एकदम बेसिक चैप्टर है, एकदम स्टार्टिंग है हम लोगों का, ठीक है। और इसी में आप देख रहे हैं कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं? मैथ से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है ना। मैथ से शुरुआत करने वाले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो मोशन है, मोशन के अंदर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट है ना गाइस। मोशन के अंदर हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं? मैथमेटिक्स अप्लाई कर रहे हैं और उसी को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? यहाँ पर काइनेमेटिक्स का नाम दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो चैप्टर को बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। इस चैप्टर में हमें ऑब्जेक्ट का बहुत काम पड़ेगा, हम लोग बार बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स व्हाट? एनीथिंग surrounding us is known as object, ठीक है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी चीजें हम लोग देखते हैं, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें, चाहे लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, ठीक है, वो क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट कहलाती है। एनीथिंग सराउंडिंग अस इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, हम लोग उन्हें क्या कंसीडर करके चलते हैं? ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चलते हैं। एनीथिंग सराउंडिंग अस इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम लोग वेरियस चैप्टर्स पढ़ेंगे। कभी हम इस ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसीडर करेंगे, कभी इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बॉडी कंसीडर करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो सर्कुलर मोशन में हम लोग ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। और जब हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो उस वक्त हम लोग ऑब्जेक्ट को बॉडी कहते हैं। देखो भाई, ऑब्जेक्ट तो आप लोगों की समझ में आया कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, एनीथिंग सराउंडिंग अस इज नोन एज व्हाट? ऑब्जेक्ट। हमारे आसपास की जो भी चीजें उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग कभी पार्टिकल कहेंगे और कभी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट के दो नाम क्यों है भाई? ऐसे ऐसे क्यों? कभी पार्टिकल कहा जाता है, कभी इसे बॉडी कहा जाता है, तो वो हम लोग समझते हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को कब पार्टिकल कहना है और ऑब्जेक्ट को कब बॉडी कहना है। ऑब्जेक्ट को पार्टिकल तब कहा जाता है, ध्यान में रखना बच्चों, जब डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट ज्यादा हो
एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उस वक्त हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं बच्चों, पार्टिकल कहते हैं। पार्टिकल कब कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या हो, ज्यादा हो एज कंपेयर टू व्हाट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवलिंग। देखिए जैसे आपने देखा रहेगा, सन आपका बीच में होता है, उसको सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, अर्थ भी सन को क्या करती है, रिवॉल्व करती है, राइट है ना। मान लीजिए अर्थ सन को रिवॉल्व कर रही है, तो जो इसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग है अर्थ का, वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का साइज छोटा होगा और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो क्या होगा, इस केस के अंदर ज्यादा होगा। तो इस वक्त हम लोग अर्थ को क्या कंसीडर करेंगे, पार्टिकल कंसीडर करेंगे। इस वक्त अर्थ को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पार्टिकल कंसीडर करेंगे। पार्टिकल क्यों कंसीडर करेंगे, उसके पीछे का रीजन समझ लो, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो, छोटा हो, और उसका डिस्टेंस ट्रेवलिंग क्या हो, ज्यादा हो, तो उस वक्त हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ही जस्ट अपोजिट अगर हो जाए, ठीक है, इसका ही जस्ट अपोजिट अगर हो जाए, मींस डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट अगर क्या हो जाए, कम हो जाए, किससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से, तो उस वक्त ऑब्जेक्ट को क्या कंसीडर किया जाता है, बॉडी कंसीडर किया जाता है। ऑब्जेक्ट को बॉडी हम लोग कब कंसीडर कर सकते हैं, जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, कम हो जाए एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए अर्थ जब अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करती है, तो इसका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो कम होता है और इसका साइज जो है बड़ा होता है। तो इसे क्या कंसीडर करना पड़ता है, बॉडी कंसीडर करना पड़ता है। तो याद रखें, ज्यादातर रोटेशनल मोशन जब पढ़ते हैं तो हम लोग बॉडी ही कंसीडर करते हैं, और जब सर्कुलर मोशन जैसे मोशंस हम लोग पढ़ते हैं तो इसको क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल कंसीडर करते हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन में मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता है और उसका जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और रही बात रोटेशनल मोशन की, तो रोटेशनल मोशन में ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उसे वहां पर क्या कंसीडर करते हैं, बॉडी। ठीक है, तो पहले हमें समझ में आया ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मींस व्हाट, एनीथिंग सराउंडिंग अस, हमारे आसपास जो चीजें हैं उन्हें हम लोग सभी को क्या मान के चलते हैं, ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, और अभी ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, वन इज पार्टिकल, अनदर वन इज बॉडी। मैंने ये भी समझाया पार्टिकल कब कहना है और बॉडी कब कहना है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अभी ऑब्जेक्ट की जो होती है ना, वो दो कंडीशंस होती हैं ऑब्जेक्ट की ना, दो स्टेट्स कह लो या तो। ठीक है, दो स्टेट्स होती है, एक होती है रेस्ट और दूसरी होती है मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की क्या होती है, दो जो है वो ऑब्जेक्ट की स्टेट्स होती है। वन इज व्हाट, रेस्ट, अनदर वन इज व्हाट, मोशन। ठीक है, तो रेस्ट का मीन्स क्या होता है, देखो अगर मैं सिंपल सिर्फ डेफिनेशन का बात करूं, वैसे तो ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंसी होती है रेस्ट और मोशन की, बट अगर सिर्फ रेस्ट का कोई मुझे डेफिनेशन पूछता है तो मैं यहाँ पर क्या कह सकता हूँ। ठीक है, मैंने कहा ऑब्जेक्ट की दो स्टेट है, एक रेस्ट है एक मोशन है। ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब ये होता है कि व्हेन position and surrounding of object does not change with respect to time, then object
इज इन कंडीशन ऑफ रेस्ट। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन और सराउंडिंग टाइम के साथ साथ क्या ना हो, चेंज ना हो, तो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है, मीन्स अभी आप जहाँ भी बैठे हैं आपकी पोजीशन और सराउंडिंग टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो, टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन आप जिस पोजीशन पर हो, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, तो मेरी पोजीशन और सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहे, इट मीन्स टू से मैं कैसी कंडीशन में हूँ, रेस्ट कंडीशन के अंदर। अगर मैं अपनी पोजीशन और सराउंडिंग को अगर मैं चेंज करने लगा टाइम के साथ साथ, ठीक है, सो मैं कैसी कंडीशन में आ जाऊंगा, मोशन की कंडीशन में आ जाऊंगा। सराउंडिंग भी चेंज हो सकता है, रोटेशनल मोशन में सराउंडिंग भी हम लोग चेंज करते हैं। तो पोजीशन और सराउंडिंग जब चेंज हो रहा है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, तो वो मोशन है, और अगर नहीं चेंज हो रहा है तो वो क्या है, रेस्ट है। मोशन का डेफिनेशन आप बना लेंगे। अब मोशन का क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, डेफिनेशन, मोशन का डेफिनेशन देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, मोशन का डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे। मोशन का डेफिनेशन होगा व्हेन पोजीशन एंड सराउंडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट changes with respect to time, then object is in condition of motion। मतलब जब पोजीशन और सराउंडिंग क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में है, मोशन की कंडीशन में। और जब पोजीशन एंड सराउंडिंग चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ साथ, तो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई। देखो अब सारी कहानी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पर। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है, ये कौन डिसाइड करता है, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। ठीक है, जो ऑब्जर्व कर रहा है वही डिसाइड कर सकता है कि जो है आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन के अंदर, क्योंकि हम लोग जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं वहीं से हमें पता चलता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है या मोशन में। एक बात तो हमें सिंपल बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आया कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन और सराउंडिंग टाइम के साथ साथ अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में, रेस्ट की कंडीशन में। और अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन और सराउंडिंग टाइम के साथ साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट कैसी कंडीशन में, मोशन की कंडीशन में। ये बात तो हमें एकदम क्लियर हो गई कि कब ऑब्जेक्ट रेस्ट में और कब ऑब्जेक्ट मोशन में। अब हमें समझना है यहाँ पर ये कंडीशन है कि कैसे ऑब्जर्वर डिसाइड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में। तो उसके लिए हम लोग एक टॉपिक अभी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखो यस, क्या नाम है टॉपिक का अभी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो नाम से समझ में आता है कि इस फ्रेम के रेफरेंस में हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, सो उस फ्रेम को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जिस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप लोग क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करोगे, सॉरी मोशन को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि मोशन को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो उस फ्रेम को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों देखो, हमें कभी भी अगर मोशन को समझाना है या समझना है तो सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि यहाँ से मान लो यहाँ से जो द्वारका सर्कल है वो 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, सो द्वारका सर्कल अगर 5 किलोमीटर दूर है तो मैं कह रहा हूं ना यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। हो सकता है अगर मैं ये रेफरेंस पॉइंट छोड़कर कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट लूं तो वहां से द्वारका सर्कल 3 ही किलोमीटर हो, या फिर हो सकता है कोई दूसरा रेफरेंस पॉइंट लूं जहां से द्वारका सर्कल 7 किलोमीटर हो सकता है, डिफरेंट। ठीक है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, कि आपने कौन सा रेफरेंस पॉइंट लिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका मोशन।
ठीक है, मीन्स ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है आपका मोशन, ठीक है, ऑब्जर्वर के द्वारा जो दिया गया रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है आपका मोशन, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट और रेफरेंस फ्रेम ये दोनों चीजें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। मान लीजिए कोई एक बंदा है, वो यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, बेसिकली इज इन पॉइंट ए और यहां से वो यहां चल रहा है, मोशन कर रहा है। कहां पर पहुंच रहा है वो? बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, ठीक है ना। ओके गाइस, यहां से कहा जा रहा है, ये बंदा ए से कहा जा रहा है बी पर जा रहा है, ठीक है। अब आप कहीं और खड़े हो, ठीक है, ये एक पर्सन है जो ए टू कहाँ मूव कर रहा है, बी पर मूव कर रहा है, ठीक है। अभी आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है, आप और आपका फ्रेंड मान लो किसी पॉइंट पर खड़े हैं, ठीक है, ये मान लो आप हो, ठीक है, और ये आपका कोई फ्रेंड है, ठीक है। आपके फ्रेंड को आपको एक्सप्लेन करना है इसके मोशन को, ठीक है, आपके फ्रेंड को आपको क्या करना है, इसके मोशन को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली आप किसका यूज करेंगे यहाँ पर? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है भाई? सबसे पहले बात तो ओरिजिन, ठीक है, जो ओरिजिन होता है उसको हम लोग जनरली रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस पॉइंट? दिस इज नोन एज ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ, क्या कह सकते हैं इसे? ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इसके रिस्पेक्ट में आप लोग इसके मोशन को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? ओरिजिन कह लो या फिर आप रेफरेंस पॉइंट कह लो। अब आपने कहा आपके दोस्त को कि भाई ये यहां से यहां पर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके दोस्त को आपको एक्सप्लेन करना है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो हमसे कितना दूर है और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो हमसे कितना दूर है। तो बच्चों आप क्या करोगे? आपके दोस्त को बताओगे कि देख भाई हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से एक मिनट, जी। तो आप आपके दोस्त को क्या बताएंगे कि देख भाई हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है, ठीक है, वो कितना दूरी पर है? R1 दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ से जो ये वाला पॉइंट है ये कितनी दूरी पर है? R2 दूरी पर। मीन्स आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे? मैंने आपको पहले सिखाया, यहाँ पर आप यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर का। देखो इसके प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पोजीशन वेक्टर पढ़े थे, हमने सीखा था वहां पर कि पोजीशन वेक्टर किस काम आते हैं? पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों R1 क्या बता रहा है? ध्यान से समझे, R1 क्या बता रहा है? R1 हमें बता रहा है पोजीशन, R1 हमें क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट with respect to reference point। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है? रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इनिशियल पोजीशन बता रहा है। कौन बता रहा है? R1। R1 shows what? इनिशियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में R1 हमें क्या बता रहा है? इसकी पोजीशन बता रहा है, ठीक है। वैसे ही R2 जो है, ठीक है, R2 जो है, R2 क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। R2 बता रहा है हमें पोजीशन ऑफ फाइनल पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और R1 क्या बता रहा है? पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो R1 R2 पोजीशन वेक्टर्स।
तो आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हो आपके फ्रेंड को, तो ये पॉइंट जो है वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। और कई बार अगर हमें मोशन को बताना है कि कितना मोशन हॉरिजॉन्टली हो रहा है, कितना वर्टिकल हो रहा है, सो वी आर यूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, हम लोग किसका यूज करेंगे यहाँ पर, कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए जनरली हम लोग मोशन को टोटली डिफाइन करते हैं कि भाई आपको कितना हॉरिजॉन्टल चलना है, कितना वर्टिकल चलना है, तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने आपको बताया, आपने आपके दोस्त को बताया कि अकॉर्डिंग टू स्पेस ये पॉइंट, ये बंदा कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, x1 y1 z1। ठीक है, कौन से पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, x1 y1 z1 से स्टार्ट कर रहा है, और कहाँ तक चल रहा है ये बंदा भैया, ये चल रहा है x2 y2 z। आपको पॉइंट को डिस्क्राइब करना था, इसलिए आपने किसकी हेल्प ली, कोऑर्डिनेट एक्सिस की हेल्प ली। तो अगर किसी मोशन को आपको पूरी तरीके से डिफाइन करना है, किसी को समझाना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो यू रिक्वायर टू थिंग्स हियर। वन इज व्हाट, योर ओरिजिन पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट, एंड अनदर वन इज व्हाट, योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, जब आपको ओरिजिन पॉइंट के साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत लगती है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, आपने इस बंदे के मोशन को एक्सप्लेन किया, बट बाय द हेल्प ऑफ योर रेफरेंस पॉइंट और बाय द हेल्प ऑफ योर कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये रेफरेंस पॉइंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलकर जो है वो क्या कहलाते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाते हैं। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बच्चों देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल दोगे तो मोशन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कैसे कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने पर मोशन चेंज हो जाएगा। लेट्स सी। यस, हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर चेंज होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर चेंज होगी तो मोशन भी चेंज हो जाए। मान लीजिए बस ट्रैवल कर रही, इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रही, मान लो आगे जा रहे। ठीक है, अब यहाँ पर एक इस चेयर पर, या तो देखो चेयर पर बिठाओ मत, खड़ा कर लो उनको तो ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगा। यहाँ पर एक पर्सन स्टैंडिंग है और यहाँ पर एक पर्सन स्टैंडिंग, ये दो लोग खड़े। ठीक है, इसको ए कह दो और इसको बी कह दो। ठीक है ना, और एक बंदा यहाँ खड़ा है अर्थ पे, स्टेशनरी। ठीक है, इसे भी कुछ नाम दे दो, सी। जब आप इस सी के रिस्पेक्ट में बी को ऑब्जर्व करेंगे, सो बी जो है वो आपको क्या करता हुआ नजर आएगा, मोशन। देखो, अगर आप सी की फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे, इफ यू आर टेकिंग द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी, ठीक है, सो ये आपको क्या करता हुआ नजर आएगा, मोशन करता हुआ नजर आएगा। आप अर्थ पे खड़े होकर देख रहे हो, बस चल रही है, आपको लग रहा है भाई मोशन कर रहा है। ठीक है, लेकिन उसी की जगह अगर आप ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर देखोगे, ठीक है, ए का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी कंडीशन में, रेस्ट में। मतलब जब ए वाला बंदा, हम लोग बस में चल रहे, मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त बस में खड़े हैं, तो तुम्हारा दोस्त तुमको जब ऑब्जर्व करेगा या तुम जब तुम्हारे दोस्त को ऑब्जर्व करोगे तो कैसे नजर आएगा, वो रेस्ट कंडीशन में नजर आएगा। तुमको लगेगा कि भाई वो मोशन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन बट अर्थ पे खड़ा कोई बंदा अगर उसे देखता है, रोड पे खड़ा कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, तो उसे लगेगा कि तुम और तुम्हारा दोस्त क्या कर रहे हो, मोशन कर रहे हो। ठीक है, तो मोशन जो है, अगर आप मोशन को एक्सप्लेन करना चाह रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो कंडीशन सारी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, तो मोशन जो होता है एक्चुअल किस पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस पर सारा कुछ मोशन का दारोमदार होता है। जैसे बच्चों देखो, ध्यान दो, हम लोग एक बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल और सेट करते हैं। एक पर्सन जो है ना, ये मान लो, ये क्या कर रहे हैं, सर्कल में घूम रहे हैं। ठीक है, बढ़िया, ये सर्कल के अंदर ऐसे सर्कल पॉइंट पे घूम रहे हैं। तो अगर ध्यान दीजिए,
अगर कोई बंदा इनके पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, इनको ऐसे एकदम फॉलो कर रहा है, एकदम पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है, तो ये इसको क्या करता हुआ नजर आएगा। मान लीजिए ये ए पर्सन है और ये क्या है, बी है। तो अब ए वाला बंदा जो है बी वाले को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, ए वाला बंदा जो है वो बी वाले को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको लगेगा कि ये कैसा मोशन कर रहा है एक लाइन में, क्योंकि अभी ये यहाँ है तो इसको ऐसे इधर दिख रहा है। अगर ये ए वाला बंदा यहाँ चले जाएगा तो बी वाला यहाँ आ जाएगा, तो फिर से इसे कैसा नजरेगा, कैसा लगेगा कि एक लाइन में चल रहा है, मतलब ये मोशन कर रहा है, ये इसके पीछे पीछे चल रहा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर आएगा तो ये इसको लगेगा कि कैसे चल रहा है भाई, एक लाइन में चल रहा है। ओके, मीन्स ए वाले पर्सन को क्या लग रहा है यहाँ पर कि ये जो बी वाला है वो कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, अगर ये इसके पीछे चलता है तो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ये यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, अगर ये मान लीजिए सेंटर पर खड़ा हो जाता, अगर ए वाला बंदा सेंटर पर खड़ा हो जाता तो क्या तब भी इसे ऐसा ही लगता कि लीनियर मोशन कर रहा है? नहीं भाई, ऐसा नहीं लगता। तब इसे लगता है कि अब ये कैसा मोशन कर रहा है, यहाँ आप सेंटर पे खड़े होकर देख रहे हो तो कैसा लगेगा आपको कि ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। मीन्स टोटली जो मोशन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर के ऊपर, मीन्स रेफरेंस फ्रेम पर। जिस फ्रेम से आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है, ठीक है। तो मोशन की जो भी कहानी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। अगर आप इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, जैसे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप ले रहे हो तो आपको नजर आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हो, इस बंदे का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर आप यूज करते हो, सो आपको लगेगा कि भैया वो कैसा मोशन कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसा मोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मोशन को बेसिकली कैसे क्लासीफाई किया गया है वो हम देखेंगे, समझेंगे मोशन को कैसे क्लासीफाई किया। 3 तरीके से मोशन को क्लासीफाई किया गया। आपको ये समझ में आया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि मोशन कैसा हो रहा है, ठीक है, वही लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले डिसाइड करना जरूरी होता है, ठीक है। अब मोशन को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया, ठीक है। पहला नाम मोशन इन 1D, या फिर इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ लाइन, ठीक है। मोशन इन 1D या फिर क्या कहते हैं इसे, मोशन इन अ लाइन। दूसरा मोशन इन 2D या फिर इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन अ प्लेन, ठीक है। मोशन इन 2D या फिर इसे क्या कहेंगे हम लोग, मोशन इन प्लेन कह दो, ठीक है। और तीसरा जो होता है बच्चों उसे क्या कहते हैं, मोशन इन 3D या फिर मोशन इन स्पेस। देखो, जब मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का जरूरत पड़े, ठीक है, किस किस का जरूरत पड़ रहा है, रेफरेंस पॉइंट, मोशन को समझाने के लिए रेफरेंस पॉइंट का प्लस ओनली 1 कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो उस वक्त मोशन क्या कहलाता है, मोशन इन 1D या फिर क्या कहलाता है, मोशन इन अ लाइन, ठीक है। जब मोशन को समझाने के लिए हमें क्या करना पड़े, सिर्फ एक पॉइंट का, रेफरेंस पॉइंट का और किसका जरूरत पड़े, एक ही एक्सिस का जरूरत पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन अ लाइन या फिर मोशन इन 1 डायमेंशन। क्योंकि एक एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है तो उसे 1 डायमेंशन कहते हैं। जैसे देखो, हमने यहाँ से कुछ हाइट से एक बॉल को रिलीज किया, ठीक है। अब ये जब बॉल है उसको रिलीज करा, अब कुछ देर बाद जो ये बॉल है आपकी यहाँ पर आकर गिर रही है, अर्थ सरफेस पर आकर गिर रही है,
ठीक है, हमने कुछ हाइट से बॉल को रिलीज किया, कुछ देर बाद ये जो बॉल है ये कहाँ पर आकर गिरी, कहाँ पर रेफरेंस पॉइंट इसका, सॉरी जो एंड पॉइंट इसका कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर, ठीक है ना। अभी ये बीच में इसने मोशन किया रहेगा, यहाँ से आई होगी, यहाँ से आई होगी, ठीक है। तो ये इसके जो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे क्या लगेगा, सबसे पहले तो इसका जो मोशन जहाँ से शुरू हो रहा है वो पॉइंट लगेगा, मीन्स उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, रेफरेंस पॉइंट कहूँगा, ठीक है ना। उस पॉइंट को मैं क्या कहूँगा, रेफरेंस पॉइंट। और साथ ही साथ मुझे कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी बच्चों, सिर्फ एक एक्सिस, बराबर है ना। इसके मोशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो मुझे कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक ही एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये जो मोशन कहलाएगा वो कहलाएगा मोशन इन 1D, ठीक है। मोशन इन 1D क्यों कहला रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट के साथ में सिर्फ एक ही एक्सिस का रिक्वायरमेंट हुआ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। मोशन को एक्सप्लेन करना था और मुझे यहाँ पर क्या क्या लग रहा है, एक तो रेफरेंस पॉइंट लग रहा है और साथ ही साथ मुझे क्या लग रही है, एक एक्सिस लग रही है जिसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, मोशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, मोशन इन 1D या फिर मोशन इन लाइन, ठीक है। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि आपका वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में भी देखो जनरली एक ही लाइन की जरूरत पड़ रही है। मान लो कोई पार्टिकल है वो आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको सिर्फ एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ती है और एक ही रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। तो जब एक एक्सिस की और एक रेफरेंस पॉइंट की रिक्वायरमेंट पड़े तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन इन 1D कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखो आप एक रेफरेंस पॉइंट की और साथ में एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो ये आपका क्या हो जाता है, मोशन इन 1D हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मोशन इन 2D कहलाता है। मोशन इन 2D कब कहलाएगा भैया, जब आपको क्या लगेगा, दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। आपको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ, तो मोशन इन क्या कहलाता है, मोशन इन 2D कहलाता है। ओके बच्चों, दिस इज नोन एज मोशन इन 2D। कोई एग्जाम्पल देखिए, इसके तौर पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पर देखो, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल पे घूम रहा है, यहाँ पर पार्टिकल है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई रिक्वायर टू एक्सिस ना, एक्स एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी और वाई एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ में मैं अगर यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा, ठीक है ना। तो मुझे दोनों एक्सिस का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। सर्कुलर मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे कितना एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, दो एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पॉइंट पर है तो यहाँ पर मुझे इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना पड़ेगा, वाई भी बताना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये कितना आगे है और कितना ऊपर है, ये दोनों मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके का मोशन मेरा क्या कहलाता है, मोशन इन 2D कहलाता है या फिर मोशन इन प्लेन कहलाता है। मोशन इन 2D और मोशन इन प्लेन का मतलब क्या है कि जब आपको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो डायमेंशन का रिक्वायरमेंट पड़े, ठीक है। दो डायमेंशन मिलकर ही प्लेन बनता है ना, आपने देखा रहेगा ये प्लेन है तो प्लेन के अंदर आपको कितना डायमेंशन लगता है भैया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, दो एक्सिस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो जब आपको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ दो एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, ठीक है, दो एक्सिस का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, मोशन इन 2D कहलाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन इन 2D, रेफरेंस पॉइंट के साथ में मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर आपको दो एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। जैसे देखो मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन का, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन मीन्स जब हम लोग इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करें किसी ऑब्जेक्ट को और आगे का मोशन वो ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में करें, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करें, तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो एक फुटबॉलर है, उसने यहाँ से फुटबॉल को किक किया, तो ये फुटबॉल कैसे जाएगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, राइट ना। तो आपको कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसके मोशन को एक्सप्लेन करने की। मान लीजिए फुटबॉल यहाँ पर है, आपको इसके मोशन को एक्सप्लेन करना है, तो यू विल रिक्वायर्ड टू एक्सिस, वन इज व्हाट एक्स एक्सिस, अनदर वन इज व्हाट वाई एक्सिस, ठीक है। आपको इसके मोशन को समझाने के लिए दो एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, ठीक है ना। तो इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कितनी एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है, दो एक्सिस का जरूरत पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोशन इन 2D, ठीक है। मोशन इन 2D कब कहला रहा है ये भैया, जब आपको इसके मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए
रेफरेंस पॉइंट, देखो रेफरेंस पॉइंट तो यूज हो ही रहा है कि आप कहाँ से देख रहे हो, मान लीजिए आप यहाँ से देख रहे हो तो ये रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ आपको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी एक्सिस की जरूरत पड़ रही है, 2 एक्सिस की जरूरत पड़ रही है। तो भैया ये क्या कहलाता है, मोशन इन 2D कहलाता है। ठीक है, मोशन इन 2D मीन्स व्हाट, जब रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ आपको मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी एक्सिस की जरूरत पड़े, 2 एक्सिस की जरूरत पड़े, तो मोशन इन 2D होता है। ठीक है, चलो अब हम लोग 3D की बात करते हैं। जनरली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल मोशन लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई गैस का मॉलिक्यूल है, अब मैं यहाँ पर मेरा बोर्ड 2D में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, बट फिर भी देखिए ये ऐसे भी होते हैं, ऐसे वाइब्रेट भी करेंगे और ऐसे आगे भी जाएंगे और ऊपर भी जाएंगे। तो आगे और ऊपर जा रहे हैं तो 2 एक्सिस उसमें लगेगी, और ऐसे मोशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं वाइब्रेट करते करते, ठीक है, तो उसके लिए 1 एक्सिस लगेगी। तो यहाँ पर मुझे कितनी एक्सिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, 3 एक्सिस की जरूरत पड़ेगी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो जब 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की रिक्वायरमेंट, जेड एक्चुअल ऐसी होती है ना, ठीक है, तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस की जरूरत पड़ती है विद रेफरेंस पॉइंट, तो उसे मैं क्या कह देता हूँ, मोशन इन 3D कह देता हूँ। मोशन इन 3D मीन्स मोशन इन स्पेस। ठीक है, मतलब हमें पूरा स्पेस का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है किसी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है आपका मोशन इन 3 डायमेंशन, या फिर मोशन इन 3D, या फिर मोशन इन स्पेस। ओके, तो जब रेफरेंस पॉइंट और 1 एक्सिस का रिक्वायरमेंट हो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दिस इज नोन एज मोशन इन 1D, और जब रेफरेंस पॉइंट और 2 एक्सिस का रिक्वायरमेंट हो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दिस इज नोन एज मोशन इन 2D, और जब रेफरेंस पॉइंट और 3 एक्सिस का रिक्वायरमेंट हो मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो दिस इज नोन एज मोशन इन 3D। ओके, चलो अब हम लोग काइनेमेटिकल टर्म्स की तरफ चलते हैं। हमने समझ लिया मोशन कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, मोशन के टाइप्स देख लिए हम लोगों ने। 1D के अंदर कई सारे बेसिक टाइप आ जाएंगे, जैसे लीनियर मोशन है, ठीक है, उसके बाद में वर्टिकल डाउनवर्ड है। 2D में कई सारे मोशन आ जाएंगे, सर्कुलर है, प्रोजेक्टाइल है, ये सारे 2D में आ जाएंगे। ठीक है ना, अब हम लोगों ने मोशन के टाइप समझ लिए, अब हम लोगों को आगे मूव करना चाहिए। अब हम लोग किधर जा रहे हैं भैया, काइनेमेटिकल टर्म्स की तरफ जा रहे हैं। वेट गाइस, एक सेकंड वेट करेगा इस। सर मूड वर्क नहीं कर रहा। कमेंट आया क्या? ओके, हाँ देखो, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, काइनेमेटिकल टर्म्स मैंने स्टार्ट किया। काइनेमेटिकल टर्म्स के अंदर सबसे पहले हम लोग पहला काइनेमेटिकल टर्म्स जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं,
डिस्टेंस पढ़ रहे। देखो काइनेमेटिकल टर्म्स बच्चों आपने पहले भी पढ़ रखी है, पहले भी आपने इसके पहले सारी काइनेमेटिकल टर्म्स का स्टडी करा है, ठीक है। लेकिन आज हम लोग फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इससे रिलेटेड हमें कई सारे सवाल भी करने हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर काइनेमेटिकल टर्म्स पढ़ी है। काइनेमेटिकल टर्म्स का मतलब क्या है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, दे ऑल आर नोन एज व्हाट काइनेमेटिकल टर्म्स, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिकल टर्म्स, जिसके अंदर पहली टर्म हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस मींस व्हाट? एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज टू बी कोई ऑब्जेक्ट है, वो कैसे मूव कर रहा है? ए टू बी मूव कर रहा है, ठीक है। कैसे मूव कर रहा है? ए टू बी की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो यहां से जा रहा है, पहले एकदम स्ट्रेट जा रहा है, फिर उसका मन होता है ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, ठीक है। फिर मान लीजिए ऐसे जा रहा है। तो ये अगर मुझसे कोई कहता है कि मान लीजिए जब ये फर्स्ट पाथ से चल रहा है तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इस फर्स्ट पाथ की डिस्टेंस को, लेंथ को मेजर करूंगा। जो फर्स्ट पाथ की लेंथ होगी वही मेरी क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। अगर वो सेकंड वाले पाथ से जा रहा है और मुझे कोई कहता है कि भाई कितना डिस्टेंस है, तो मैं सेकंड वाले पाथ की जो लेंथ है वो मेजर कर लूंगा। थर्ड से जा रहा है तो अगर मुझसे कोई पूछता है कितना डिस्टेंस है, तो मैं थर्ड वाले पाथ की लेंथ को मेजर करके बताऊंगा कितना डिस्टेंस है। मतलब जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, ठीक है, वही क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस कहलाती है। मान लीजिए आप घर से निकले, ठीक है, आपको आपके कॉलेज जाना है, ठीक है। तो कई बार आपको अगर कोई काम नहीं है तो आप ऐसे सीधे सीधे चले जाते हो। कई बार आपका घूमने का मन हो रहा है, आप ऐसे जाओ, ठीक है ना। तो आप जब इस पाथ से जा रहे हो और अगर आपको कोई पूछ रहा है आपको कितनी डिस्टेंस है आपकी, तो आप यहाँ की लेंथ मेजर कर लोगे, ठीक है, और आप बता दोगे डिस्टेंस कितनी। ऐसे जा रहे हो, ठीक है, और आपको कोई पूछता है कि भाई आपकी कितनी डिस्टेंस आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इस पाथ की लेंथ मेजर कर लोगे और बता दोगे डिस्टेंस कितनी। मींस डिस्टेंस बताने के वक्त हमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिर्फ बताना है कि एक्चुअल पाथ की लेंथ कितनी है। जो एक्चुअल पाथ की लेंथ होती है वही क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। आप घर से कॉलेज जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप जो एक्चुअल लेंथ कवर कर रहे हो पाथ की, वही क्या कहलाती है? आपकी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तो हम काफी सारे सवाल करेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल जो पाथ लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को जो कहा गया वो कहा गया इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है यहाँ पर, ठीक है। आप जिस पाथ से जा रहे हो बस उसी की लेंथ मेजर कर ले रहे हो और वही क्या कहला रही है? आपकी डिस्टेंस कहला रही है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए इस पाथ की लेंथ x1 है, तो जब आप इस पाथ से जाएंगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा? x1 होगा, ठीक है। अगर आप इस पाथ से जा रहे हैं, ठीक है, और आपने कहा डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस क्या होगा? x2 होगा, ठीक है। इस पाथ से जा रहे हो तो डिस्टेंस क्या होगा? x3। मतलब जो पाथ का लेंथ है वही क्या कहलाता है? एक्चुअल जो लेंथ है वही क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहलाता है। और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केल। अगर इसका SI यूनिट में बताऊं तो SI यूनिट क्या होता है डिस्टेंस का? SI यूनिट होता है डिस्टेंस का मीटर, ठीक है। CGS यूनिट क्या होता है? CGS यूनिट रहता है इसका सेंटीमीटर, क्योंकि डिस्टेंस मींस लेंथ ना, तो लेंथ का ही यूनिट काम करेगा। और डायमेंशन तो आपको पता ही है, डायमेंशन हमने पढ़े ही है। डायमेंशन क्या होंगे डिस्टेंस के? डायमेंशन होंगे l/1, ठीक है। l/1 इज व्हाट? डायमेंशन। तो डिस्टेंस मीन व्हाट? एक्चुअल पाथ लेंथ, ठीक है। एक चीज ध्यान रखें, जब भी डिस्टेंस आप पढ़े तो जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमेशा क्या लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं, क्योंकि डिस्टेंस समझा तो हमें तुरंत बाद डिस्प्लेसमेंट को समझ लेना चाहिए, जिससे हमें क्लियर हो जाए डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। दो पॉइंट्स के बीच की
जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लीजिए आप, हमने फिर से सेम डायग्राम लेते हैं, हम लोग घर से कहाँ जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप अगर इस पाथ से भी जा रहे हो, ठीक है, या इस पाथ से भी जा रहे हो, ठीक है, तभी भी जो दोनों पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर लेंथ है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। मतलब जैसे हम लोग अगर इस पाथ से जाते थे तो इस पाथ की लेंथ को डिस्टेंस कहते थे, ठीक है, लेकिन अगर इस पाथ से भी जा रहे तभी भी डिस्प्लेसमेंट यही कहलाएगा, क्योंकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट लेंथ है बच्चों। ठीक है, ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस। मान लीजिए अगर आप इस पाथ से जा रहे हैं, आप सेकंड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ऐसे घूमते घूमते आप यहाँ पहुँच गए। ठीक है, आप यहाँ से यहाँ ऐसे घूमते फिरते जिगजैग मोशन में जा रहे हैं, तो ये जो है इस पाथ की जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। और ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ये क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। और जो एक्चुअल लेंथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आप चाहे किसी भी पाथ से चले, लेकिन जो शॉर्टेस्ट वाले पाथ की लेंथ है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और जो एक्चुअल लेंथ है वही क्या कहलाएगी, आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। चलो देखो, ये ऐसे नहीं समझ में आया तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, बेसिक क्वेश्चन, वहां से आपको समझ में आएगा कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर क्या फर्क है। चलो देखते हैं। जैसे देखिए, एक बंदा है जो कहां से निकल रहा है, ओ पॉइंट से निकल रहा है, ओ से कहा जा रहा है, पी जा रहा है। ठीक है, ओ से पी ओ कितना ट्रैवल कर रहा है, मान लीजिए 2 मीटर 2 किलोमीटर, जो आपको लेना हो ले लो। ठीक है, मैंने 2 मीटर ले लिया। ओ से पी चल रहा है, पी से कहा जा रहा है आर, फिर से कितना ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर। आर से कहा जाता है क्यू, क्यू तक कितना ट्रैवल कर रहा है वो, 2 मीटर ट्रैवल कर रहा है, बराबर है। नाउ अगर कैसे चल रहा है देख लेते हैं। मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ओ से जाना है पी, पी से मुझे जाना है, पी से कहाँ जाना है भाई, पी से जाना है आर, आर से जाना है क्यू, और क्यू से आना है आर। ठीक है, मोशन देखो कैसे करना है। ठीक है, ओ से कहाँ जाना है, पी जाना है, पी से आर जाना है, आर से क्यू जाना है, क्यू से आर आना है। ठीक है, तो मुझे पता करना है कि कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। कोई बता सकता है? 1 मिनट का वक्त देता हूं, कोई अगर बता सके तो जल्दी बताए, फास्ट एकदम, थोड़ा जल्दी करेंगे। ओ से पी जाना है, पी से आर जाना है, आर से क्यू और क्यू से आर। ठीक है, मीन्स इनिशियल पॉइंट आपका ओ एन, फाइनल पॉइंट आपका आर है। ठीक है, मुझे बताना है आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। ये बंदा कहाँ से कहाँ चल रहा है, ओ से पहले पी जा रहा है, पी से आर जा रहा है, फिर आर से वो क्यू गया है, क्यू से आर गया, और फिर से क्या करा है उसने, आर पर आया, क्यू से आर पर आया। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। जल्दी करें फटाफट, फास्ट फास्ट। नो वन, यस, समवन इज सेइंग, शुभांगी सेइंग कि डिस्टेंस जो है 8 मीटर रहेगा और डिस्प्लेसमेंट जो है 4 मीटर रहेगा। लेट्स सी, वेदांत भी वही कह रहा है, यस वेरी करेक्ट, शुभांगी एंड वेदांत आर करेक्ट। ठीक है, देखो बढ़िया, वेरी गुड बच्चों। आपको यहाँ से अगर डिस्टेंस चलना है तो आपको एक्चुअल लेंथ मेजर करनी पड़ेगी। एक्चुअल क्या है, एक्चुअल क्या है, ओ से पी जा रहा है मीन्स 2 मीटर ये, पी से कहा जा रहा है आर जा रहा है मीन्स 2 मीटर ये, फिर आर से कहा जा रहा है क्यू, ठीक है 2 मीटर ये, और क्यू से वापस कहाँ आ रहा है वो, आर पे आ रहा है मीन्स 2 मीटर वापस। तो ये टोटल 6 मीटर होगा और रिटर्न आने का 2 मीटर वो, तो 8 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी, 8 मीटर होगी। ठीक है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कहा शॉर्टेस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन। इनिशियल क्या है, ओ है, फाइनल क्या है, आर है। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट। ओ से सीधे कहाँ चले जाएगा, ये आर चले जाएगा। तो ओ से सीधे आर चले जाएगा तो क्या क्यू जाने की जरूरत ही नहीं भाई। अगर हमें शॉर्टेस्ट देखना है तो ओ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली किसको फोकस करेंगे, आर को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ओ से आर आपका आ जाएगा 4 मीटर। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी, 4 मीटर। ठीक है, चलिए अब मानते हैं कोई पार्टिकल है, वो ए से निकल रहा है, ए से कहाँ चल रहा है, बी 3 मीटर, बी से कहाँ चल रहा है, सी कितना चल रहा है, 4 मीटर। ए से बी जाता है, बी से सी जाता है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा और कितना डिस्टेंस होगा।
ठीक है, ए से कहा जा रहा है वो, बी जा रहा है, बी से कहा जा रहा है सी जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फटाफट डालना चैट बॉक्स के अंदर, जल्दी करेंगे। फास्ट बताए, एक भी बच्चा नहीं डाल रहा है अभी तक, फास्ट। यस, शुभांगी करेक्ट है, वेदांत इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड, बढ़िया बच्चों। ए से बी जा रहा है ना, तो देखो पहले डिस्टेंस निकालना, तो एक्चुअल देखना पड़ेगा। ए से बी 3 मीटर है और बी से सी 4 मीटर है, ठीक है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में हमें क्या देखना है, एक्चुअल देखना है, तो क्या आ जाएगा, ये 7 मीटर आ जाएगा। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो मैं सीधे भैया इतना क्यों बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, मैं सीधे ए से कहाँ चले जाऊंगा, सी चले जाऊंगा। अगर ए से सी इसमें पाइथागोरस लगाकर मैं ये निकालूंगा तो ये कितना आएगा, 5 मीटर आएगा। मीन्स ए से सी सीधे कितना आ जाएगा आपका, 5 मीटर। मीन्स डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका 5 मीटर। डिस्टेंस कितना आ रहा था, 7 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 5 मीटर। ओके, चलो और कोई सवाल लेते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कब एक्चुअल लेना, कब शॉर्टेस्ट लेना, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज अ, सॉरी, डिस्टेंस इज अ एक्चुअल लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट लेंथ, राइट है। अब देखिए ये एक सर्कल है, रेडियस कितना है, आर, ठीक है, इसमें कोई बंदा है जो 1/4 ट्रैवल कर रहा है, मीन्स ए से निकलकर बी पर। ओके, तो मुझे बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ठीक है ना। ए से कहा जा रहा है बी पर जा रहा है, आपको बताना है यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। जल्दी करेंगे, फास्ट फास्ट बताएंगे। ए से बी पर पहुंच रहा है तो कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मुझे जल्दी से बताना चैट बॉक्स में। देखो डिस्टेंस में तो ये पार्ट ट्रैवल करेगा, तो ये पाथ निकालना है हमें, ठीक है ना, एक्चुअल पाथ तो यही है, तो इसकी लेंथ निकालनी है। टू आर कैसे, क्या बता रहे हो भाई, अब डिस्टेंस बता रहे हो, टू आर कैसे, हाउ टू आर, टू आर तो नहीं आना चाहिए। अरे सिंपल है ना, टोटल कितना है, 2πr होता है सरकमफेरेंस, और उसका कितना है, 4th पार्ट है। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है तो डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, सिंपल बात करेंगे, 2πr बाय वॉट, 4, मीन्स ये 1 और ये 2, मीन्स क्या आएगा आपका πr बाय 2, ये डिस्टेंस आ गई। अब आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, कुछ तो भी मत बताओ भाई, ठीक है, प्रॉपर क्लियर करके बताओ क्या आना है चाहिए आंसर। डिस्प्लेसमेंट में देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल करेगा, ठीक है, ये पाथ लेगा, ये आर है, ये आर है, तो आप देख लो ये ऐसे क्यों जाएगा, इतना घूम के क्यों जाएगा, ऐसे एकदम शॉर्टेस्ट जाएगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ लेना है ना। अरे ये आर है, ये आर है, तो ये क्या आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक ये आएगा √2r, बराबर ना, पाइथागोरस लगाओ ना, ठीक है। यस, शुभांगी इज करेक्ट, वेरी गुड बेटा, गुड। शुभांगी के आंसर आज बहुत फास्ट आ रहे हैं, गुड। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका √2r, √2r इज योर डिस्प्लेसमेंट, πr by 2 is your distance, okay। चलो और एक ले, मान लो कोई बंदा है, वो अपने घर से निकलता है, ठीक है, और मान लीजिए 500 मीटर चलता है नॉर्थ में,
कितना चलता है 500 मीटर चलता है नॉर्थ में, फिर 400 मीटर चलता है ईस्ट में, फिर 200 मीटर चलता है साउथ में, और कहाँ पहुंच जाता है, अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो मुझे आपको बताना है कि उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखो घर से निकला है, 500 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, 400 मीटर ईस्ट में चल रहा है, 200 मीटर साउथ में चल रहा है, और फिर वो अपने ऑफिस पहुंच रहा है। तो आपको मुझे बताना है कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना उसने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। ठीक है, जल्दी करेंगे तो हम फटाफट बताएंगे। ठीक है, फाइंड आउट कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। 500 मीटर नॉर्थ में चला है, 400 मीटर ईस्ट में चल रहा है, 200 मीटर साउथ में चल रहा है, और फिर ऑफिस पहुंच रहा है घर से। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, जल्दी बताओ। हाँ वेदांत, डिस्प्लेसमेंट भी बता बेटा। डिस्टेंस करेक्ट है तेरा। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई। चलो देखो क्या कर रहा है, वो घर से निकल रहा है, नॉर्थ में कितना चल रहा है 500 मीटर, फिर ईस्ट में कितना चल रहा है 400 मीटर, फिर साउथ में कितना चल रहा है 200 मीटर। ठीक है ना, ये ऑफिस पहुंच चुका है। डिस्टेंस के टाइम तो हमें एक्चुअल लेंथ देखना है, तो एक्चुअल क्या होगा 500 प्लस 400 900 प्लस 200 1100। ठीक है, मतलब डिस्टेंस कितना आ रहा है बराबर, ये आपका डिस्टेंस आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट इतना कहाँ घूम के जाएगा, यहाँ से यहाँ शॉर्टेज चला जाएगा बराबर। ठीक है, तो ये कितना है, ये 400 है, तो ये भी क्या होगा आपका 400 होगा। ठीक है, और ये 200 गया, 500 में से अगर 200 हटा दिया आप, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 300 मीटर। ठीक है, तो अगर ये 400 है और ये 300 है, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये कितना होगा आपका 500 मीटर होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कितना आएगा 500 मीटर आएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना आ रहा है 1100 और डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है आपका 500 मीटर आ रहा है। ओके, चलो भाई, तो आज की क्लास को हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप समझ गए होंगे, क्या एक्चुअल लेंथ है और क्या पाथ लेंथ है। एक्चुअल लेंथ पाथ लेंथ जो होती है उसे डिस्टेंस कहते हैं, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है 2 पॉइंट के बीच की उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये हमने क्लियर किया। 2 काइनेमेटिकल टर्म हो गई, कल इसके बाद की काइनेमेटिकल टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।